हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ साइक्लोहेक्सेन्स को लेकर के देखेंगे जो भी चीजें हमारे पास होती है। तो हेडिंग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। सबसे पहले तो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली बना लेते हैं ना इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन। नॉर्मली इस तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट जिस तरीके से करता है उसी के बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है। स्टेबिलिटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो चेयर फॉर्म होती है ना, इसकी अलग अलग एग्जिस्ट करने की फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फिर उसके बाद आती है ट्विस्ट बोट फॉर्म। फिर आती है बोट फॉर्म और फिर आती है हाफ चेयर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं चेयर फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से चेयर फॉर्म आप बनाएंगे। देखिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इसका। ये स्ट्रक्चर रहता है चेयर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कुछ बॉन्ड्स ऊपर की तरफ होते हैं, ये मैंने बना दिए ऊपर की तरफ बॉन्ड्स बना दिए। ये ऊपर का बॉन्ड बनेगा आपका, ये एक नीचे बनेगा बॉन्ड, ये इसका बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा और एक ये नीचे आएगा। ये सभी बॉन्ड्स, एक काम कीजिए, आप सबको जब नीचे बना रहे हैं तो ये नीचे इस तरीके से, ये मैंने अभी डाउन साइड के बॉन्ड्स को बनाया है। ठीक है, सभी डाउन साइड्स के बॉन्ड है। एक आपका रह गया यहाँ पर, ये सभी के सभी डाउन बॉन्ड्स डी डी। ये डी लिख देता हूँ, डी का मतलब है डाउन से यहाँ पर इंडिकेट कर। ठीक है, इसमें अप साइड बॉन्ड्स भी होते हैं, उसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ये मान लो इसका ऊपर की तरफ बॉन्ड बनेगा, इसको मैंने अप साइड बॉन्ड लिखा है। इसका ऊपर की तरफ आएगा यू, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा यू, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा यू। यहाँ पर ये अप बनेगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से। तो जितने भी मैंने यू से आपको शो किए, यानी जितने भी अप बॉन्ड्स है ना, ऑल यू बॉन्ड्स, ये एक दूसरे के साथ सिस है। ठीक है, ऑल डी बॉन्ड्स, जितने भी डी बॉन्ड्स है वो आपस में सिस है। और यू एंड डी ये आपस में कैसे हैं, ट्रांस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैं मान लो इसी स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से एक बार बना लेता हूँ। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक, इस स्ट्रक्चर को अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इस टाइप से, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इन दो अप बॉन्ड्स को बनाता हूँ ना, तो यहाँ पर होता क्या, 1 3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस होता है। 1 3 का मतलब क्या, ये फर्स्ट पोजीशन मान लो, ये सेकंड आपके, ये थर्ड है। तो यहाँ पर जो ऊपर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में स्टेरिकली इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। कहाँ पर होते हैं, इज फेवरेबल इन पैरेलल केस। पैरेलल के केस में ही ये इंटरेक्शंस हो पाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये वाले जो बॉन्ड्स मैंने डाउन साइड बनाए थे, ये आपके डाउन, अब ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं जो मैंने इस तरीके से बना रखे हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स पैरेलल होते हैं, उन्हीं के बीच में ये इंटरेक्शंस वर्क करेंगे। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट फॉर्म हम इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ ऐसे बॉन्ड्स को ड्रॉ कर लें, ठीक है, मान लो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग ड्रॉ कर लें इस तरीके से, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन अब की बार हम लोग बॉन्ड्स कौन से शो कर रहे हैं, ये वाले bonds, ये इस तरीके से। एक ये बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, डाउन साइड है। ये मैंने बनाया, ये अप साइड। ये दोनों बॉन्ड्स क्योंकि पैरेलल तो है नहीं एक दूसरे के, तो यहाँ पर इंटरेक्शंस नहीं होंगे। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे स्क्यू फॉर्म्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नो 1 3 इंटरेक्शन। ठीक है, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने के लिए दो बॉन्ड्स आपके क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए मैंने इसको बनाया इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस फॉर्म को ड्रॉ किया है, और यहाँ पर मैंने ये बना दिया, CH3 ग्रुप आपका लगा यहाँ। ठीक है, डाउन साइड लगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा। तो यहाँ पर हम लोग रिंग इन्वर्जन करा सकते हैं। ठीक है, रिंग इन्वर्जन का मतलब क्या है, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ।
इस तरीके से। जब इस तरीके से आप बनाएंगे, जो भी आपका ये पॉइंट है ना, इससे एक कार्बन हम लोग शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट था, अब इस ग्रुप को हम लोग इस वाले पॉइंट पर लेके आएंगे। अब क्योंकि डाउन साइड है, जो ग्रुप डाउन था वो डाउन ही रहेगा। ये CH3 आ गया, ये भी डाउन था तो यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। कॉन्फ़िगरेशन में मतलब आप लिख सकते हैं R और S डजंट चेंज, चेंज। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, चेंज ऑन फ्लिपिंग। ठीक है, फ्लिपिंग बोल सकते हैं या फिर रिंग इन्वर्जन बोल सकते हैं, फ्लिपिंग या फिर रिंग इन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं। जैसे मान लो आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q के इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT ln K। और इस पूरी वैल्यू को आप कुछ अलग कांस्टेंट मान लो, क्योंकि यहाँ से तो कुछ एक, यहाँ से तो कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आना ही है। तो मान लो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स वैल्यू मानी है ना कोई एक्स वैल्यू आपके पास है जहां पर। और एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मेशन, ये जो के है, के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम किन के बीच में एस्टेब्लिश होगा, जैसे मान लो मैंने इस तरीके से एक एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका CS। अगर मैं इसकी रिंग फ्लिपिंग कराऊं तो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऊपर है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आ गया के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सियल बॉन्ड है, जबकि यहाँ आप देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया। ये आपका ई है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, तो ये हमारे पास एक्सियल। तो यहाँ से हम ये सीखना चाहते हैं कि जो भी ग्रुप्स हम लोग अटैच कर रहे हैं वो कहाँ पर ज्यादा स्टेबल रहेंगे, एक्सियल पोजीशन पर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई बाई ए, यानी कि इक्वेटोरियल बाई एक्सियल। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए, मैंने एक्स कंसीडर किया तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं जो भी एक्स की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस डेल जी नॉट के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये के पर डिपेंड कर रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विलिब्रियम। यानी कि एक्स की वैल्यू हम जो भी मान के चल रहे हैं, वो जितनी वैल्यू आएगी वो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इट इज द नंबर, मैं लाइन बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इट इज द नंबर एंड द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एट द फर्स्ट एटम कनेक्टेड टू द रिंग विच आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना ज्यादा नंबरिंग प्रेजेंट है उन एटम्स की, और किस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आने वाली है। जो भी एक्स था, मान लीजिए एक्स तो हमारे पास इसके इक्वल हमने माना हुआ था, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है एक्स की 2.51, ये कब आई है, जब हमने ग्रुप को कंसीडर किया है OCS3। नेक्स्ट आप देखेंगे 2.96, ये कब आई है, जब हमने ग्रुप लिया है OC2H5। और फिर वैल्यू आई है 2.51, जब हमने किसको कंसीडर किया है, OCOCS3। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएं तो यहाँ से तो सीधी बात यही है कि ये आपका क्या है, ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने का मतलब है, अगर इसको हम एक्सियल पर रखेंगे तो डाई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन पर रहना प्रेफर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएं, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये ग्रुप कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बल्कि है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के साथ डायरेक्टली जो बॉन्ड अटैच होता है, कार्बन मतलब रिंग के साथ जो डायरेक्टली बॉटम एटम कनेक्टेड है, उसके बेसिस पर हम लोग जज करते हैं। तो आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एट द नेक्स्ट एटम, एज इन नेक्स्ट एटम का मतलब जैसे कि OCS3 की बात करें, OC2H5 की बात करें, OTS की बात करें, या OCOCS3 की, डू नॉट अफेक्ट द इफेक्टिव बल्क वेरी मच। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं बट बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पर और डेटा को लिखता हूँ, जैसे CS3 मैंने लिया, ठीक है, C2H5 मैंने कंसीडर किया, CS3, CS3 का होल ट्वाइस। ठीक है, सी CS3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है, क्या क्या देखने को आपको मिलेंगी, 7.5, 8.1, 9 या फिर 20। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, जितना बड़ा आपका ग्रुप होता जा रहा है वो उतना ही प्रेफर कर रहा है इक्विटोरियल पोजीशन पर एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बल्कीनेस का ऑर्डर लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा बल्कि कौन है, यहाँ पर D है, फिर C है, और फिर B है, और फिर A, और इसी ऑर्डर में इनकी स्टेबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मान लीजिए इस तरीके से आपको आप बनाते आए अभी तक, और मैंने दो ग्रुप अटैच कर दिए ऐसे, है ना, ये आपके वेज बॉन्ड से मैंने शो किए।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ बताएंगे कि आप इस तरीके से इसमें अगर मान लीजिए आपको बताना है मॉलिक्यूल पैरेलल है या नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आपका ए पैरेलल हो जाएगा। ए पैरेलल क्यों आपने बताया? क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको साइक्लोहेक्सेन्स में कभी प्लेनरिटी देखनी हो या फिर पैरेललिटी देखनी हो, तो उसके लिए हम लोग उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर आपका क्या बना है, CH3 लगा है, ये अप साइड लगा है, यानी कि इसको हम लिखेंगे CH3। जो वेज बॉन्ड होते हैं अप साइड होते हैं आपके, है ना, और ये भी आपका अप साइड लगा है। अब देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से बता पाएंगे, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर, आप मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड ये पास कराएंगे, इसको पास कराने पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन्स में अगर हमें प्लेनोसिमेट्री पता लगानी है, तो प्लेनोसिमेट्री पता लगाने के लिए ये जो पॉइंट्स, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है अभी प्लेनोसिमेट्री की जिसको माना था, ये दो पॉइंट से ऊपर गुजरनी चाहिए, जबकि आप यहाँ देखेंगे दो बॉन्ड से पास हो रही है, ठीक है, वो कार्बन एटम से पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये आपका जो सिस्टम है ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये कंपाउंड मैंने बनाया या मॉलिक्यूल मैंने बनाया ये आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो मैंने ये सा एग्जांपल कंसीडर किया, तो अगर एक अपसाइड बॉन्ड है, मान लो एक वैसे मैंने शो किया है, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से तो आप शो करेंगे ऐसे, तो ये आपका अप साइड ऊपर आ जाएगा, ये डाउन साइड है नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी आप देखेंगे इस तरीके से बना जरूर लेंगे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड से पास हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लेनोसिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल भी आपका पैरेलल है। यानी कि अगर हम दोनों वेज लिखें या एक वेज एक डैश से शो करें, तो उन दोनों ही केसेस में जो मॉलिक्यूल है हमारा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक। अब इसी में और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको पता चले कहाँ प्लेनोसिमेट्री किस तरीके से प्रेजेंट होगी। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने एक लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से बना सकते हैं। मान लो मैंने इस पॉइंट को मान लिया, CH3 अब एक कार्बन छोड़ के अप साइड पर लगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये यहाँ से पास होते जाएंगे इस तरीके, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप देखो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो ये वाला है वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये वाला यहाँ। तो और अच्छा समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, आपको वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3D स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ हो पा रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ आप देखेंगे क्योंकि प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, एक आयरन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम इसके भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका बनाइए इस तरीके से, तो ये भी आपका एक आयरन रहेगा। या फिर आप मान लो इस तरीके से इसको बनाते हैं, ये भी आपका एक आयरन रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक्स, यहाँ पर देखेंगे क्या हर बार ऐसा जरूरी होता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, या ऐसा कह लें जहां पर इक्वेटोरियल ही मेजर बनता है ना, तो ऐसा सर, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो स्टडी किया वहां पर इक्वेटोरियल बनता था, यानी इक्वेटोरियल मेजर बन रहा था कि 1 किलो से ज्यादा आ रहा था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे केसेस वेयर परसेंटेज ऑफ इक्वेटोरियल इज नॉट मेजर, ठीक है। तो जैसा मान लो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, इस तरीके से मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया और उस पर मैंने एक फिनाइल रिंग को अटैच कर दिया, मान लो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बनाया। अब क्योंकि फिनाइल है थोड़ा सा बल्कि है, तो बल्कि होने की वजह से यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि होता भी है। इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं वैल्यूज को लिखता हूँ, जैसे पीएच का सकता है और एक और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से मैंने ड्रॉ की। यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने पीएच को लिखा है, यहाँ एमई लगा दिया है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, तो यहाँ आप लिखेंगे एमई ऊपर होती है, मान लो पीएच को मैंने यहाँ लिख दिया। इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ से डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट पीएच जो है ये वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसका मेजर बनने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब ये इस तरीके से अटैच रहेगा ना, तो यहाँ आपका स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा, ये आपका एच एक यहाँ होगा, एक एच आपका यहाँ होगा, और ये आपके पास फिनाइल रिंग इस तरीके से अटैच, ठीक है, और ये लगा होगा मिथाइल यहाँ पर है। तो
ये फिनाइल रिंग जब एक्सेल पोजीशन पर आती है ना तो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करती है जिससे कि कम से कम स्टेरिक रिपल्सन हो। जबकि अगर हम किसी चीज को यहाँ पर अगर ऐसा कनेक्ट कर देंगे मान लो इसके बेसिस पर, तो ये मैंने एम एस गैस को पूरा ओपन कर CH3 लगाया मैंने, CH, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, तो मान लो फिर आपने ये PH को लगाया, जब आप ऐसे लगाएंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए ऑर्थो एच बन रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये केस ऐसा है जहाँ पर पीएच बल्कि होने के बावजूद भी ये एक्सियल पोजीशन पर ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, द फिनाइल रिंग इज सो ओरिएंटेड सच दैट इट इंटरेक्ट्स मिनिमली विद द एक्सियल, और यहाँ पर जो एक्सियल इंटरेक्शन है यानी कि ये वाला 1 3 वाला या फिर 1 3 कह लो या 1 5 कह लो, यहाँ पर इंटरेक्शन हो ही नहीं पाते क्योंकि ये अपनी रिंग को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि वहाँ इंटरेक्शन कम से कम होते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिए मान लो इसी तरीके से एक केस मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कुछ इस तरीके से आपको, यहाँ मैंने एक्स लिखा है ट्यूटोरियल पर, यहाँ एक्स लिखा, ठीक है। एक मैंने एक 2x लगाया मैंने इस तरीके से, एक्सेल लगाया और इक्वेटोरियल लगाया। तो जब तक x की वैल्यू आपके पास CL BR और I रहेगी, हम मैंने पहले केस में आपको बताया था कि अगर हम CL BR I लेंगे क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है तो इंटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स रहते हैं, तो उसकी वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा और यही प्रिफर किया जाएगा। मान लो एक केस और डिस्कस करते हैं, मान लो इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आपका OH कनेक्टेड है, एक यहाँ पर OH कनेक्टेड है, एक मैंने ये बनाया, ये OH है और ये OH है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इस वजह से एक्सियल पर दोनों OH एग्जिस्ट कर रहे हैं H बॉन्डिंग की वजह से। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये मान लो देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ OH लगा दिया इक्वेटोरियल पर, यहाँ X लगा दिया, ठीक इसी तरीके से ये मैंने OH यहाँ लगा दिया और ये X। इस केस में अगर हम देखेंगे आप यहाँ से कहेंगे कि OH और X के बीच में जो है रिपल्सन रहेंगे, तो रिपल्सन आपके यहाँ बन रहे हैं, तो एक तो रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ हम देखेंगे इंटरेक्शन भी तो नहीं है, एक चीज अगर है एक चीज नहीं है, यानी कि यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, जबकि यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन से ना फिर 1 3 डाइहेड्रल है, तो ये दोनों इक्वली पॉपुलेटेड रहते हैं यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक आए हो आपको जरूर क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग और चीजें, जैसे हाँ मान लो कि इफ द हेट्रोएटम OS एंड N, ठीक है। जैसे मान लो अभी तक तो हमने कार्बन देखा था, मान लो कोई हेट्रोएटम प्रेजेंट है, जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन की बात की है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ मैंने H लगा रखा है, ये आपका ग्रुप लगा हुआ है टर्शियरी में। ठीक इसी तरीके से यहाँ H कनेक्टेड है, यहाँ Me कनेक्टेड है, और मान लो मैंने रिंग की फ्लिपिंग करा दी तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ये H आ जाएगा, Me इस तरफ H, इस तरफ H। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें, यहाँ देखो Me आपका लगा हुआ है, ठीक है। Me यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे ना तो 1 3, यहाँ पर आपके 1 3 और 1 5 डायएक्सियल इंटरेक्शन होंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन नहीं हो पाएंगे। 1 3 के केसेस में आप देखेंगे यहाँ पर लोन पेयर आ चुका है, लोन पेयर लेस बल्कि होता है किसी भी एटम के कंपेरिजन में, ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेजर बनेगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो मैं एक एग्जाम्पल और कंसीडर करता हूँ, इस तरीके से मैंने देखा इसको, ठीक है। यहाँ आपका मान लो OH है, OH कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड, एक आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया OH इस तरीके से, तो यहाँ अगर हम देखेंगे OH अपने आप को ऐसा ओरिएंट कर रहा है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी इसकी हाइड्रोजन, इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है, एक्सियल होने के साथ साथ ये स्टेबल। इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं, केसेस वेयर shear form इज नॉट मेजर, ठीक है। कुछ केसेस या आप ऐसा कह सकते हैं shear form is not most stable,
क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ चेयर फॉर्म स्टेबल नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से ये बनाया, ये चेयर फॉर्म में बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये बन नहीं सकता तो वहां पर स्टेबल भी नहीं है। मान लो एक कंपाउंड मैंने इस तरीके से, ठीक है, एक और आपका बना हुआ कुछ इसी टाइप से, ऐसे ही है। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये आप ऐसे बनाइए, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इनके कनेक्शन करेंगे तो ये इस तरीके से कनेक्ट, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये भी आपका ऐसे। तो जब हमने इनका कनेक्शन किया तो ये फॉर्म आपकी बोर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये बोर्ड फॉर्म है, फिर भी ये स्टेबल है, ठीक है। तो मान लो मैं एन के साथ एक कंपाउंड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हम OH लगाएंगे, जबकि ये फॉर्म इस तरीके से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से। क्यों ऐसा एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम OH को लगा देते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो ये मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड मैंने लगाया, एक यहाँ पर डबल, यहाँ ये मैंने H को बनाया, एक इधर H बना, यहाँ H बना, और एक यहाँ H बना। यहाँ पर जितने भी H है वो बॉन्ड एक्लिप्सिंग है, यानी एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, जबकि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करना ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आपको पता है ये सही यहाँ देखना है, नेक्स्ट कुछ इस टाइप से बनता है, स्पैरो टाइप बना मान लीजिए। यहाँ पर बॉन्ड एक्लिप्सिंग नहीं, ये आपके ट्विस्ट फॉर्म। इसके बाद आप स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर बल्की ग्रुप्स लाइक टर्शियरी ब्यूटाइल destabilize the normal shear form and one or more of the flexible form predominates। क्या मैंने स्टेटमेंट बोला? स्टेटमेंट का मतलब आपका ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, तो वो डिस्टेबलाइज करता है नॉर्मल शेयर फॉर्म, और एक या एक से ज्यादा जो भी फ्लेक्सिबल फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो इस तरीके से मैंने यहाँ मैंने दो टर्शियरी ब्यूटाइल आपके कनेक्टेड है, तो आपके पास सिस फॉर्म होगी। सिस क्यों है? दोनों आपके डाउन साइड लिखे हुए, ठीक है। ये मैंने बनाया, मान लो इसको मैंने अब दिखा दिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ बनाया, अब ये दोनों आपके कैसे फॉर्म होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्टेड, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कैसे एग्जिस्ट करेगी? इस तरीके से, ये आपके इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांस इस तरीके से यहाँ पर स्टेरिक इंटरेक्शन रिड्यूस हो गई। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, जैसे एक टॉपिक होता है हमारे पास सिस डेकालेन, ठीक है। डेकालेन सिस्टम होता है, इस तरीके से बना होता है, 10 कार्बन होते हैं, तो उसकी रिंग इस तरीके से बनाई जाती है, ये बना है, ठीक है। इस टाइप से बनता है, इस तरीके से। और एक्यूरेट तो नहीं मेरा बन पाया, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसमें फ्लिपिंग प्रेजेंट हो सकती है, तो फ्लिपिंग अगर होगी तो इस तरीके से इसमें फ्लिपिंग हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें ट्रांस डेकालिन की, ट्रांस डेकालिन इस तरीके से बनाई जाती है, ये आपका एच आ गया, और ये आपका H, ये आपके ट्रांसफॉर्म, इसमें कोई भी फ्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर हम फ्लिपिंग कराएंगे तो आप बॉन्ड से उतने सेपरेटेड हो जाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, सही समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा।